ये वाकया है 7 दिसंबर 1941 की सुबह अमरीकी नेवल बेस पर्ल हार्बर से 370 किलोमीटर शुमाल में एक ताकतवर जापानी बेड़ा खड़ा था। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 3 बहरी जंगी जहाज और 23 आबदोजें इस बेड़े का हिस्सा थी। 400 से ज्यादा जापानी तैयारे इस बेड़े से उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े थे। जापानियों को लग रहा था कि ये एक सरप्राइज अटैक है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अमेरिका की एक खौफनाक साजिश का शिकार होने जा रहे थे। इस साजिश की कहानी क्या थी, आइए आपको बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत पर्ल हार्बर पर हमले से 35 बरस पहले शुरू हुई थी। ये साल था 1905, जब जापान ने मशरकी एशिया में अपना ग्रेट एम्पायर कायम करना शुरू किया था। उस बरस जापान ने रूस को शिकस्त देकर कोरिया, जो कि उस जमाने में एक ही मुल्क था, इस पर कब्जा कर लिया था। चीन के भी कई इलाके इसने अपने कब्जे में कर लिए थे। इस जंग के बाद जापान तेजी से एक बहुत बड़ी ताकत बनता चला गया। अगले 35 सालों में जापान ने कोरिया से लेकर वियतनाम तक अपना बहुत बड़ा एम्पायर कायम कर लिया था। लेकिन जापान की इस बढ़ती हुई ताकत ने अमेरिका को खौफजदा कर दिया था। पैसिफिक ओशन में अमेरिका भी एक बड़ी ताकत बन रहा था। हवाई के जजायर, फिलिपाइन और गवाम पर उसका कब्जा था। अमेरिका जापान की बढ़ती हुई ताकत से खतरा महसूस कर रहा था और उसे किसी भी कीमत पर तबाह करना चाहता था। अमेरिका ने जापान को तबाह करने के लिए बड़े प्लान तैयार किए और इसके लिए चीन को हथियार बनाया। जापान ने 1937 में चीन से जंग शुरू कर दी थी। इसके इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। अमेरिका ने चीनी हुकूमत, जिसके सरबराह चियांग काई शेक थे, उसकी पूरी फौजी मदद शुरू कर दी। अमेरिका चीन को असलहा भी दे रहा था और अपने एजेंट्स को चीन भेजकर चीनी फौज को ट्रेनिंग भी दे रहा था। इसके अलावा अमेरिकी जासूस तैयारे पैसिफिक ओशन में घूम फिर कर चीन की भरपूर जासूसी भी करते रहते थे। जापान के खिलाफ कार्रवाइयों में बरतानिया और नेदरलैंड्स भी शामिल थे। पैसिफिक ओशन में मलेशिया बरतानवी कॉलोनी था और इंडोनेशिया पर नेदरलैंड्स का कब्जा था। ये दोनों मुल्क भी डरे थे कि अगर जापान एक बड़ी ताकत बन गया तो पैसिफिक ओशन में उनकी कॉलोनीज को छीन लिया जाएगा। तो अब दोनों मुल्कों ने अमेरिका के साथ मिलकर जापान को घेरना शुरू कर दिया। 1939 में जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो अमेरिका भी इस जंग में कूदने के लिए बेचैन था। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। एक तरफ यूरोप में जर्मनी को शिकस्त देकर यूरोप को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था और दूसरी तरफ जापान से जंग छेड़कर उसे तबाह करना चाहता था। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि जंग शुरू करने का इल्जाम उस पर लगाया जाए। जापान को जंग पर मजबूर करने के लिए अमेरिकी सदर रूजवेल्ट ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उस दौर में जापान अपनी
बहरी जंगी जहाज पेट्रोलिंग करते रहते थे। इस रास्ते की हिफाजत के लिए खास तरह के गेट भी बनाए गए थे जो रात को बंद कर दिए जाते थे। इसलिए इस बेस पर समंदरी रास्ते से नहीं बल्कि फिजा से हमला हो सकता था। इसलिए यामामोटो ने भी फिजाई हमले की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पास इस हमले के लिए बड़े जबरदस्त जहाज थे जो जीरो फाइटर कहलाते थे। ये अपने दौर के जदीद तैयारे थे और दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए आइडियल थे। जापान में पर्ल हार्बर बेस के मॉडल्स बनाकर फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई। कई हफ्तों की मशक के बाद पायलट पर्ल हार्बर पर हमले के लिए तैयार हो गए। यामामोटो जिस हमले के प्लानर थे उन्हें जापान हेड ऑफिस में ही रहना था और समंदर से इसकी कमान वाइस एडमिरल नोगोमो के हाथ में थी। 26 नवंबर 1941 के रोज जापानी बहरी बेड़ा एटिरूफो आइलैंड से पर्ल हार्बर के लिए रवाना हुआ। यह जापानी बेड़ा फर्स्ट एयर फ्लीट कहलाता था। इस बेड़े का मरकजी जहाज या फ्लैगशिप तकागी था और इसी से पूरे फ्लीट को कंट्रोल किया जा रहा था। जापानी नेवी ने तकरीबन 5000 किलोमीटर के सफर तय करके पर्ल हार्बर पर हमला करना था। इस जापानी फोर्स के मुकाबले में पर्ल हार्बर में अमेरिकी फौज बहुत ताकतवर थी। पर्ल हार्बर में 59 ताकतवर जहाजों समेत 100 बहरी जंगी जहाज और कश्तियां थी। जगह जगह तैयारा शिकन तोपें नस्ब थी। जजीरे पर अमेरिकन आर्मी के भी कई अड्डे थे। वहां भी लड़ाका तैयारे और एंटी क्राफ्ट गन्स मौजूद थी। पर्ल हार्बर में एक सबमरीन बेस भी थी जिस पर 4 आबदोजें खड़ी थी। वाहो जैसे जजीरे पर 2 बड़ी एयर बेस व्हीलर और हिकम एयर स्पेसेस भी थी। वाहो जजीरे पर 400 अमरीकी तैयारे मौजूद थे, यानी जापानी तैयारों की बराबर ही तैयारे मौजूद थे। अमरीकियों के पास इसके अलावा जजीरे पर 6 रेडार थे जिन्हें ट्रकों पर नस्ब किया गया था। ये रेडार तजर्बाती तौर पर नस्ब किए गए थे क्योंकि इस वक्त रेडार अभी नए इजाद हुए थे और अमरीकी फोर्सेस भी इन्हें टेस्ट कर रही थी। अमरीकियों को धोखा देने के लिए जापानियों ने अपनी हर किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन भी बंद कर दी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके वायरलेस बंद करने से पहले अमरीकी इंटेलिजेंस को उनके बेड़े की नकलो हरकत की सारी इत्तला मिल चुकी है। जब अभी यामामोटो अपनी फौज से वायरलेस से राब्ते में थे उस वक्त के 83 पैगामात अमरीकियों ने पकड़ लिए थे। इसी तरह 25 नवंबर को यामामोटो ने बेड़े को हवाई पर हमले का जब हुक्म दिया तो यह पैगाम भी अमरीकी नेवी के पास पहुंच चुका था। फिर उसके अलावा अमरीकी इंटेलिजेंस वॉशिंगटन में जापानी सिफारत खाने की गुफ्तगू भी अलग से टैप कर रही थी। हवाई जजीरे में अमरीकी कॉन्सुलेट की भी मुकम्मल जासूसी हो रही थी। तो अमेरिकन सदर रोजवेल्ट ने इस हमले के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी फौज से छुपा ली थी। इसलिए पर्ल हार्बर में अमेरिकी फोर्सेस का आखिरी वक्त तक पता नहीं चल सका कि उन पर कोई सरप्राइज अटैक नहीं हुआ बल्कि हमला करवाया गया। हद तो यह है कि मुमकिना जापानी हमले की खबरें अमेरिकी अखबारात में भी शाया होने लगी थी। रियासत हवाई से शाया होने वाली एक अखबार हिलो ट्रिब्यून हेलार्ड से 30 नवंबर को यह खबर शाया कर दी थी कि जापान इतवार 7 दिसंबर
की इत्तला दी जा चुकी थी, इसलिए अमरीकी कमांडर तमीज नहीं कर सके कि ये कौन से तैयारे हैं, दोस्त या दुश्मन। अगले 50 मिनट में जापानी तैयारों का पहला ग्रुप ओआहू जैसे जजीरे पर पहुंच चुका था। 7:53 7:53 पर तमाम जापानी तैयारों को वायरलेस पैगाम दिया गया, टूरा टूरा टूरा, यानी टाइगर टाइगर टाइगर। यह हमला शुरू करने का सिग्नल था। इस पैगाम के साथ ही जापानी तैयारों ने पूरी ताकत से बम बरसाना शुरू कर दिए। जापानी तैयारे अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम हुए। कुछ ग्रुप्स ने एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया और बाकी तैयारे पर्ल हार्बर में खड़े बहरी बेड़े पर परस पड़े। जापानी तैयारों ने पहले ही हमले में अमरीकियों की मरकजी एयरबेस व्हीलर फील्ड को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया। वहां खड़े ज्यादातर तैयारे तबाह हो गए। इधर बाकी एयरफील्ड्स पर पर्ल हार्बर बेस भी हमले की जद में आ चुकी थी। इन बेसिस पर मौजूद ज्यादातर अमरीकी जहाज या तो तबाह हो गए या नुकसान की वजह से उड़ने के ही काबिल न रहे। एयरफील्ड्स पर मौजूद कुछ अमरीकी मशीन गन्स ने जापानियों को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर वो इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। चंद अमरीकी जहाजों ने परवाज भी की और कुछ दुश्मन तैयारों को गिराया भी, लेकिन हमलावर तैयारे तादाद में इतने ज्यादा थे कि चंद अमरीकी फाइटर प्लेन्स कर गए या भाग गए। इधर अमरीकी तैयारे चल रहे थे तो दूसरी तरफ पर्ल हार्बर का मरकजी हिस्सा भी जापानियों की जद में आ चुका था। ये तस्वीर जो कि एक जापानी तैयारे से ली गई थी, इसमें पर्ल हार्बर का फोर्ड आइलैंड और इसके इर्द गिर्द खड़े बहरी जहाज नजर आ रहे हैं। ये जगह ही हमले का असल टारगेट थी। अमरीकियों की 8 बैटल शिप्स जो हमले में जापानियों का अहम तरीन हदफ थे, वो भी इसी के करीब करीब मौजूद थे। चुनाचे जापानियों ने अपनी पूरी बारूदी ताकत इस जजीरे और इसके गिर्द खड़े जहाजों पर फूंक दी। फोर्ड आइलैंड पर खड़े तमाम तैयारे तबाह कर दिए गए और बहुत सी इमारतें भी बमबारी से गिरा दी गई। तैयारों ने वहां मौजूद बहरी जहाजों से कुछ फासले पर समंदर में टारपीडोज गिरा दिए। ये टारपीडोज पानी पर फिसलते हुए आगे बढ़ते और जहाजों के निचले हिस्से से टकराकर फट जाते। फिर टारपीडोज का निशाना बनने वाले जहाजों पर ऊपर से सैकड़ों किलोग्राम वजनी बम गिरा दिए जाते। ये बम बहरी जहाजों की छतें तोड़ते हुए इंजन्स और बारूद का जखीरा तक पहुंचते और जब फटते तो जहाज के चीथड़े उड़ जाते। अमरीकी बैटलशिप यूएसएस एरिजोना एक ऐसे ही बम का शिकार होकर बुरी तरह तबाह हो गया। जहाज के हमले में 1177 जवान और अफसर भी मारे गए। दूसरा हम जहाज बैटलशिप यूएसएस ओक्लाहामा था, जो हमले के 429 लोगों के साथ गर्क हो गया। इधर अमरीकी जहाजों का हमला भी होशियार हो चुका था। बमबारी शुरू होने के 5 मिनट के अंदर कई जहाजों की तैयारा शिकन तोपों से जापानी तैयारों पर फायरिंग शुरू हो गई। इस मौका पर एक सियाफाम अमरीकी हीरो सामने आया, जिसकी बहादुरी के किस्से आज तक सुनाए जाते हैं। ये सियाफाम हीरो था डोरी मिलर। वो नेवी में बावर्ची था और इसके पास फायरिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसके बावजूद उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन ऑपरेट की और चंद जापानी तैयारे मार गिराए। इस बहादुरी पर उसे बाद में नेवी क्रॉस मेडल भी दिया गया। बहरहाल तैयारा शिकन तोपों की शदीद फायरिंग के बावजूद जापानी तैयारों का नुकसान बहुत कम हुआ। 8:50 8:50 पर जापानी तैयारों का पहला ग्रुप हमला करके रीफ्यूलिंग के लिए अपने बेड़े पर लौट गया, लेकिन अमरीकी गनर्स को दम लेने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 10 मिनट बाद ही 9 बजे तैयारों का दूसरा ग्रुप पर्ल हार्बर पर पहुंच चुका था। यह ग्रुप भी बगैर किसी ताखीर के अमरीकियों पर टूट पड़ा। इस ग्रुप के कुछ तैयारे बाकी फोर्स से अलग होकर मशरिक में मौजूद एयर बेसिस पर हमलावर हो गए। उन्होंने वहां कई अमरीकी जंगी जहाजों को खड़े खड़े तबाह कर दिया। इधर पर्ल हार्बर में अमरीकी शिप्स भी दूसरे जापानी ग्रुप के बमों की जद में आ गई। इस हमले में एक और अमरीकी बैटलशिप यूएसएस कैलिफोर्निया गर्क हो गया। तकरीबन 9:45 तक दूसरा जापानी ग्रुप भी हमला मुकम्मल करके अपने बेड़े पर लौट गया। इन 2 कामयाब हमलों ने पर्ल हार्बर बेस को काफी हद तक तबाह कर दिया। यहाँ जापानियों के पास मौका था कि वो तीसरा और फैसलाकुन हमला करके पर्ल हार्बर पर मौजूद तमाम फौजी तंसीबात इंस्टॉलेशंस को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते, लेकिन जापानियों के कमांडर वाइस एडमिरल नगोवो ने वापसी का फैसला किया। इसकी एक वजह यह थी कि जापानी बेड़े के पास फ्यूल बहुत कम रह गया था। फिर अमरीकियों की तरफ से जवाबी हमले का भी खदशा था। चुनांचे जापानी कमांडर ने इतने तबाही को ही काफी समझा और वापसी का हुक्म दे दिया। वो समझ रहे थे कि उनका मिशन कामयाब हो गया है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनका फैसला बहुत बड़ी गलती थी। पर्ल हार्बर में अमरीकी नेवी के फ्यूल डिपो
जिनमें 65 करोड़ लीटर तेल था, वो हमले में बिल्कुल महफूज रहे थे। इस तरह पर्ल हार्बर में